सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका हिमानी सिंह। हमने आज तक आपसे बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं जिसमें कि हमने आने वाले यूटी एग्ज़ाम्स के लिए रिवीजन किया है। तो आज हम एक और रिवीजन नंबर 6 करेंगे, जिसमें कि हम आपकी भाषा सेतु पुस्तक से पाठ 1 और 2 का एक साथ रिवीजन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी पुस्तक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं वही आए। आपके पास जो भी विलोम शब्द, शब्दार्थ, जो कुछ भी इस तरह के अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, उनसे भी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाकर या बहुविकल्पी प्रश्न बनाकर आपको दे सकते हैं, यानी कि MCQ। ठीक है ना। तो पहले तो हम देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं पहला पाठ का क्या हमने उसमें क्या देखा था, फिर उसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ठीक है ना। तो पहला पाठ था देश हमारा। इस कविता में क्या था? इस कविता में हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। आप सब पढ़ चुके हैं, पर मैं एक बार आपको वापस से याद करने के लिए ये बात बोल रही हूँ, ताकि आपको और अच्छी तरह सब कुछ समझ आ जाए। कवि ने अपने देश को दुनिया के सभी देशों से अधिक सुंदर बताया है। प्रकृति की हमारे देश पर विशेष कृपा दृष्टि है, जिसके कारण देवताओं का नंदनवन भी उसके सामने फीका है। कविता के अंत में कवि राष्ट्रीय कविता की ओर एकता की ओर संकेत करते हुए सभी देशवासियों को एक साथ मिलकर रहने का आग्रह करता है। ठीक है ना। तो इस पाठ में क्या क्या है ये हमने जल्दी से पता कर लिया कि ये हमारे देश की सुंदरता, अखंडता, एकता, इस सब के बारे में इस पाठ में आपको बताया गया था इस कविता में। तो आइए हम देखते हैं कि इस कविता से किस किस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं। ये ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप याद रखिएगा कि आपको पाठ की एक एक चीज़ अच्छी तरह से पढ़नी है। आपको प्रश्न उत्तर याद नहीं करने हैं, क्योंकि वो लिखने के लिए नहीं आएंगे, किंतु आपको पाठ के बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बारीकी से पता होना चाहिए, ताकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए तो उसका आप सही उत्तर दे पाए। ठीक है ना। तो देखते हैं हमारा आज का प्रश्न पहला क्या है। सागर को कवि ने कैसा बताया है। ठीक है ना। सागर को कवि ने कैसा बताया है। तो इसके ऑप्शन है मीठा, दूसरा है कड़वा, तीसरा है नमकीन और चौथा है खारा। तो अब आप सबको पता है कि सागर कैसा है। कैसा होता है सागर? यस, सागर होता है खारा। आज मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। पिछले रिवीजन में हमने इसके उत्तर नहीं बताए थे। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखिए, इस कविता में पर्वतराज किसे कहा गया है। पर्वतराज किसे कहा गया है? ये कविता अगर आपने पढ़ी है आपको बहुत अच्छे से इसका उत्तर पता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, विकल्प क्या क्या है। पहला धवलगिरी, दूसरा हिमालय, तीसरा शिव, चौथा है एवरेस्ट। तो पर्वतराज किसे कहा गया है? पर्वतराज कहा गया है हिमालय। ठीक है, पर्वतराज किसे कहा गया? हिमालय को। तीसरा प्रश्न, देवों के वन का क्या नाम है। अब ये भी कविता में दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा है। देवों के वन का क्या नाम है? पहला सुंदरवन, दूसरा नंदनवन, तीसरा कंचनवन या फिर चौथा शीतलवन। तो देवों के वन का क्या नाम बताया था? यस, नंदनवन। देवों के वन का नाम है नंदनवन। चौथा प्रश्न देखिए, धवल का अर्थ क्या है। अब ये मैंने क्या बोला था आपको कि कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आप अगर आपने शब्दार्थ पढ़े तो ये प्रश्न बहुत आपके लिए आसान है कि धवल का क्या अर्थ है। ऑप्शन देखिए, पहला काला, दूसरा पीला, तीसरा सफेद या चौथा नीला। तो इसका सही उत्तर है धवल का अर्थ होता है सफेद। ठीक है, सही उत्तर पे ही आपको क्लिक करना है। अब देखिए हमारे देश का नाम क्या है। अब ये तो कुछ पूछने वाली ही बात नहीं है, किंतु फिर भी आप सबको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हमारे देश का नाम क्या है? पहला भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा भोपाल या चौथा श्रीलंका। तो अगर ये नहीं पता है तो फिर कुछ भी नहीं पता है आपको, है ना। तो हमारे देश का नाम है भारत। क्या नाम है हमारे देश का? भारत। ठीक है।
तो ये हमने पार्ट 1 का रिवीजन किया। ऐसे ही हम पार्ट 2 के कुछ अभ्यास प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। आज हम भाषा सेतु के दोनों पाठों का एक साथ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों पहले हम देखते हैं कि चतुर्कोण जो हमारा पार्ट 2 है वो क्या था, है ना, उसको समझ लेते हैं एक बार फिर से। तो इस कहानी में बोली के महत्व पर बल दिया गया है। हमें सच बोलना चाहिए लेकिन कड़वा सच नहीं, है ना, जिससे किसी को बुरा लगे। कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बार अपनी हाजिर जवाबी के कारण ही लोमड़ी सिंह की नाराजगी का शिकार होने से बच गई थी। वही इस कहानी में बताया गया है कि बोली का बहुत महत्व होता है। हमें जो कुछ भी बोलना चाहिए वो बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे कभी भी कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए, क्योंकि उसका असर कुछ गलत पड़ सकता है या किसी को बुरा लग सकता है। तो अगर हमें सच भी कहना है तो उसके लिए एक तरीका होता है कहने का, जिससे कि हम सच भी कह दें और किसी को बुरा भी ना लगे। तो आइए इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हम कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न, उनको हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देखिए, जंगल में मंत्री किसे बनाया गया? जंगल में मंत्री किसे बनाया गया? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये बहुत ही इजी है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ये 4 जानवरों में 3 जानवरों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जंगल में मंत्री किसे बनाया गया? पहला भेड़िया, दूसरा सियार, तीसरा लोमड़ी या चौथा सिंह। तो सिंह का मंत्री कौन था? सिंह का मंत्री थी लोमड़ी। सही है, इसका जवाब है लोमड़ी, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, किसने शेर से कहा कि उसके मुंह से बदबू आती है? किसने कहा? भेड़िए ने, या दूसरा सियार ने, तीसरा लोमड़ी ने, या फिर किसी ने भी नहीं कहा। तो इसका क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है कि सिंह से सच किसने कहा कि इसके मुंह से बदबू आ रही है? किसने कहा? ये कहा भेड़िया ने, ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए, अर्दली का क्या अर्थ है? अर्दली मतलब क्या होता है? अगर आपने शब्दार्थ पढ़े इस पाठ के तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अर्दली का क्या अर्थ है? पहला मालिक, दूसरा पड़ोसी, तीसरा सेवक, या फिर चौथा भिखारी। तो अर्दली का सही अर्थ होता है सेवक। अर्दली का अर्थ है सेवक। अगला प्रश्न देखिए, सुगंध का विलोम शब्द क्या है? सुगंध का विलोम शब्द यानी कि विपरीत शब्द, अपोजिट, क्या है? तो देखिए, पहला मैंने दिया प्रबंध, दूसरा दुर्गंध, तीसरा अनुबंध, या फिर चौथा कोई नहीं। तो इसका सही अर्थ है कि सुगंध का विलोम शब्द क्या है? दुर्गंध। सुगंध का विलोम दुर्गंध। अब अगला प्रश्न देखिए, इनमें से शुद्ध शब्द चुनिए। मतलब नीचे जो ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको सही स्पेलिंग वाला शब्द ढूंढना है, जिसमें सही मात्राएं सब कुछ सही लिखा गया है, इसमें कोई अशुद्धि ना हो। शुद्ध शब्द आपको ढूंढना है। तो पहले मैंने लिखा खा में ऊ की मात्रा श और बा में बड़े ऊ की मात्रा, खा में छोटे ऊ की मात्रा। फिर मैंने लिखा खा में छोटे ऊ की मात्रा आधा श और छोटे ऊ की मात्रा बा में। फिर मैंने लिखा खा में छोटे ऊ की मात्रा आधा श, बा में बड़े ऊ की मात्रा। फिर मैंने लिखा खा में छोटे ऊ की मात्रा पूरा श और बा में छोटे ऊ की मात्रा। तो ये आपको सुनने में कठिन लग सकता है, परंतु अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है और आपने अच्छी तरह से कठिन शब्दों पे ध्यान दिया है तो आपको सही स्पेलिंग, सही मात्राओं का ज्ञान होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये पहला वाला ऑप्शन सही है, खा में छोटे ऊ की मात्रा, श और बा में बड़े ऊ की मात्रा। तो ये आपने देखा कि पार्ट 1 और 2 भाषा सेतु से इसका हमने वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों का रिवीजन किया। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको दोनों पाठों का और सारे पाठ्यक्रम का, सारे सिलेबस का बहुत अच्छे तरह से बारीकी से अध्ययन करना है, ताकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न अगर बना के दिया जाए तो उसका उत्तर आपको पता हो। क्योंकि आपको लिखना नहीं है, सिर्फ टिक करना है, तो बहुत ही आसान है, परंतु सिर्फ इतना है कि आपको पढ़ना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आगे आने वाले आपकी परीक्षा के लिए आप सभी को
ऑल द बेस्ट।